Hello everyone. Yesterday we started with disease topic. Yesterday we covered up the topic of disease where we did disease and its various subtypes such as congenital, acquired, and in acquired we also studied about communicable and non-communicable diseases. Then in non-communicable diseases we also studied about various subtypes of non-communicable diseases. So today we'll be continuing forward from that specific topic onwards. So today we are going to deal with modes of spread of communicable diseases. Now this topic is important how? Because in our topic it has been mentioned communicable diseases and how we control them. So to control any communicable disease we have to understand how communicable diseases spread. So this topic is important as a 5 marker. Mode of spread of communicable diseases. Let's have a look at it. Communicable diseases spread from one infected person to a healthy person directly without an intermediate agent. So they transfer from an healthy to from an affected or infected person to a healthy person. Now this transmission or spread of communicable disease can be done through two methods: direct transmission and indirect transmission. So communicable disease spread with two processes: direct and indirect transmission. डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे जो डिजीज है या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो पैथोजन है ये इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट इंडिविजुअल में हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी थर्ड एंटाइटी या फिर विदाउट एनी एजेंट. देखते हैं इसके बारे में. The pathogen of disease infects a healthy person directly without a agent. It can be further subdivided into जो direct transmission है ये further subdivide हो जाती है four subtypes में: direct contact, droplet infection, by contact with soil and by animal bite. एक एक करके डील करेंगे. So first one is by direct contact. जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है एंड हेल्दी पर्सन दे कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट और इसी डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से बीमारी स्प्रेड हो रही है. डिजीज और पैथोजन स्प्रेड बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट. जैसे एग्जांपल लेते हैं स्मॉल पॉक्स जिसे हम बड़ी माता कहते हैं प्लस सिफाइलिस. ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. दोनों ही केस में क्या हो रहा है, जब इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, तब ये बीमारी स्प्रेड हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आज की तारीख में बड़ा ही न्यूज में चल रहा है. कोविड या फिर कोरोना की जो बीमारी है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड हो रहा है. देखते हैं इसके बारे में. द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रो आउट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग. जब थूकते हैं, खांसते हैं या फिर स्नीज करते हैं तो जो म्यूकस जो बाहर स्पिट आउट हो जाती है उन टाइनी ड्रॉपलेट्स में हो सकता है पैथोजेंस हो और उन पैथोजन की वजह से बीमारी स्प्रेड होती है. These droplets might contain pathogens that affect a healthy person. एग्जाम्पल क्या रहेगा? कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टीबी, कोरोना या फिर कोविड कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो इसी वजह से अगली बार जब हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो थोड़ा सा परहेज करेंगे, रुमाल का इस्तेमाल करें या फिर मास्क का इस्तेमाल करें टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. नेक्स्ट, बाय कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय सॉइल ओरिजिन बैक्टीरिया. यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, ओरिजिन है ये, ORIGIN, ओरिजिन बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा. सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस मौजूद रहते हैं. ये बैक्टीरिया और वायरस सॉइल में होने की वजह से जब हम उस सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. जैसे हाथ में या फिर पैर में कट लगा हो और धूल मिट्टी में खेलने की वजह से, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है उस धूल मिट्टी के सहारे ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाए. इसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम कहते हैं बाय कांटेक्ट विद सॉइल. बेस्ट एग्जांपल इज टेटनस. टेटनस के जो बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के नाम से, ये सॉइल में पाए जाते हैं और मिट्टी से ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं. इसी वजह से जब हमें चोट लग जाती है, कट लग जाता है, इसी वजह से कहा जाता है टीटी का इंजेक्शन ले लो, क्योंकि
खेलते कूदते समय या फिर घूमते समय हो सकता है धूल मिट्टी हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए और उस धूल मिट्टी के सहारे टेटनस का बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है जो कि बीमारी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं एनिमल बाइट की तरफ। वायरस ऑफ रेबीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द wound caused by rabid animals, specifically dogs. The virus is present in the saliva of rabid animals. जब रेबिड डॉग्स वगैरह जब हमें काटते हैं तो जो रेबीज वगैरह फैलने का चांस रहता है। एंड अगेन दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्योंकि कुत्ता पहले से बीमार था और उस बीमार कुत्ते के काटने की वजह से ये बीमारी हमें फैली है। All these four types of method of transmission of disease is through direct transmission. ये जो चारों के चारों जो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं इनके एग्जांपल्स हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है लेकिन किसी इंटरमीडिएट एजेंट की वजह से किसी लिविंग या फिर नॉन लिविंग इंटरमीडिएट एजेंट की वजह से यहाँ पे बीमारी क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है स्प्रेड हो रही है। देखते हैं इसके बारे में। द पैथोजेंस ऑफ सर्टेन डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरमीडिएट एजेंट्स। इट कैन टेक प्लेस बाय वेरियस मेथड्स सच एज पहला है बाय वेक्टर्स। जब हम वेक्टर की बात करते हैं वेक्टर का मतलब यहाँ पे रहेगा कैरियर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि vectors such as housefly, mosquito and cockroach help in transmission of various pathogens into the body of a healthy person. डेंगू मलेरिया कोलेरा जैसे बीमारियां ये इन पैथोजेंस की वजह से स्प्रेड हो सकता है। फाइलेरिया जैसे बीमारियां ये भी वेक्टर की वजह से स्प्रेड होता है। ये पैरासाइट्स या फिर ये पैथोजेंस दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करता है फिर वहां से ये हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। ठीक है तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि वेक्टर के जरिए होता है। नेक्स्ट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। The pathogens may reach humans with air and dust. The epidemic typhus ये एक important है। Typhus spreads by inhalation of dry fecus या फिर excreta of infected flies। ये जो infected flies होती हैं इनके बॉडी के अंदर ये टाइफस का बैक्टीरिया पाया जाता है और ये बैक्टीरिया जो फ्लाई के एक्सक्रीटा के सहारे एयर में सस्पेंडेड रहता है। जब इस कंटेमिनेटेड एयर को हम इनहेल करते हैं तो उस इनहेलेशन के सहारे ये कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया वाला जो एक्सक्रीटा है हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और इसकी वजह से टाइफस फीवर होती है। अगेन टाइफस फीवर एक एपिडेमिक है जानलेवा बीमारी है। इंडिया में इसके रिपोर्ट्स नहीं है लेकिन साउथ ईस्ट और अफ्रीकन नेशंस में इसके आउटब्रेक्स हो चुके हैं। बहुत पहले हो चुका है अभी तो इसको कंट्रोल में लाया जा चुका है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन object borne transmission. Many diseases are transmitted through use of contaminated articles such as utensil, door handles, surgical instruments. Again ये physical चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम इनको सही तरीके से सैनिटाइज नहीं करते हैं साफ नहीं रखते हैं तो हो सकता है जब हम इन्हें टच करें इनको यूज करें तो इनसे भी बीमारी फैल सकती है। जैसे हो सकता है हमारे हाथ में कट हो कुछ हो हमने इन चीज़ों को इन्फेक्टेड चीज़ों को हमने छुआ हो सकता है वो पैथोजन हमारे स्किन के रास्ते कट के सहारे हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। तो ऑब्जेक्ट बॉर्न डिजीजेस को भी हमें प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से कहा जाता है हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सही तरीके से ट्रीट करने के बाद उसे यूज़ करना चाहिए। पुरानी सुई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बॉर्न डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। नेक्स्ट वाटर बॉर्न डिजीज पानी की वजह से कुछ बीमारियां जब फैलती हैं उसे हम कहते हैं वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन या फिर वाटर बॉर्न डिजीज। इफ पोटेबल वाटर पोटेबल का मतलब है ड्रिंकिंग वाटर इफ पोटेबल वाटर इज कंटेमिनेटेड विद पैथोजेंस ऑफ डिजीज सच एज cholera diarrhea hepatitis it reaches a healthy person by consumption of this water. Cholera has a डायरिया दस्त हेपेटाइटिस ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। ये तीनों बीमारियां जो पैथोजेंस की वजह से होती है उन पैथोजेंस की अगर हम बात करें ये पानी में सर्वाइव करते हैं कंटेमिनेटेड पानी में। अगर इस कंटेमिनेटेड पानी को हम कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। इसी को हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज या फिर वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन। So these are examples of your direct and indirect transmission.
द टू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। जब हम इन्हीं मोड्स को रोक देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेबल डिजीज को हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथडोलॉजी टू कंट्रोल एंड मैनेज योर कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इम्यूनिटी। ये एज इट इज हमारे नोट्स में सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ डिजीज फाइटिंग एबिलिटी। देखते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज अ थ्री मार्कर। Immunity is referred to the resistance of an individual towards injury or infection caused by microbes or pathogen. माइक्रोब्स पैथोजन की वजह से जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी इन्फेक्शन फैलता है, उस इन्फेक्शन से लड़ने की जो हमारी खुद की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ये एक थ्री मार्कर है। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ये जो एबिलिटी है, जो होस्ट या फिर हमें मिली है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ सकते हैं, पैथोजन से लड़ सकते हैं। ये जो एबिलिटी, ये हमें कौन इन्फर करता है, कौन हमें प्रोवाइड करता है? ये हमारी इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह की हो सकती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे बीमारी दो तरीके की होती है ना, कंजेनाइटल सिंस बर्थ एंड एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। सिमिलरली इम्यूनिटी भी दो टाइप की, इनेट सिंस बर्थ जो हमारी बॉडी में मौजूद है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ जो हम एक्वायर करते हैं। आगे चल के ये इम्यूनिटी के टाइप्स हम डील करेंगे। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक एक करके डील करेंगे। It is a non-specific type of defense that is present since birth in form of physical barrier such as skin and mucous membrane, physiological barrier such as acid of saliva and stomach, cellular barrier such as WBCs white blood cells and genetic barrier। जो innate immunity है, ये हमारी बॉडी में सिंस बर्थ मौजूद है, ये इनेटली हमारी बॉडी में मौजूद है। साथ ही साथ ये नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट नहीं करता है, ये लगभग मोस्ट ऑफ द पैथोजन्स को ये टारगेट करेगा, उनसे हमारी बॉडी को बचा के रखता है। ये चार अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह हो गया। ये कॉन्टिन्यूस लेयरिंग होती है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होती है, जो कि एक बैरियर की तरह काम करते हैं, एक दीवार की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो ही नहीं सकता है। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं हो पाएगा तो ऑफकोर्स हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि सलाइवा का एसिड या फिर स्टमक के अंदर जो एसिड मौजूद है, एसिडिक होने की वजह से अगर मान लेते हैं किसी वजह से कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, एसिड की वजह से सारे पैथोजन मर जाते हैं। तो अगेन ये हमारे लिए एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। फिर भी मान लेते हैं कोई पैथोजन अगर हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है, टिश्यूज के आसपास एंटर हो जाता है, देन सेलुलर बैरियर के तौर पे डब्ल्यूबीसी मौजूद है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? पैथोजन को किल करके इरेडिकेट कर देती है, जिसकी वजह से बीमारी वगैरह से हमें राहत मिल जाती है। फिर लास्ट आ जाती है जेनेटिक बैरियर। जेनेटिक बैरियर की वजह से बहुत सारी प्लांट डिजीजेस, एनिमल डिजीज हमें नहीं होती हैं। क्यों? प्लांट और एनिमल का डीएनए अलग है, जीन्स अलग है, और हमारी जीन्स और डीएनए अलग है। इसी वजह से बहुत सारे प्लांट और एनिमल डिजीज हमें नहीं होती है। तो ये जो फोर टाइप्स ऑफ बैरियर है, ये इनेट इम्यूनिटी को बिलोंग करती है, और ये इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में सिंस बर्थ मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी हमने कब एक्वायर करी है? आफ्टर बर्थ हमने एक्वायर करी। कब? जब हम पैथोजन या फिर उसके रिलेटेड चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, और उसके बाद जब हम इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक एक करके देखते हैं। Immunity arising due to body's ability to recognize and defend itself against pathogens and their products. It develops during the lifetime of an organism and after the exposure to antigen. It is further of two types. जब हम इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? ये हमारी बॉडी की इन जो एबिलिटी है कि पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करना, इसी एबिलिटी पे डिपेंडेंट है। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी
एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम के दौरान, जिंदगी के दौरान ये इवॉल्व होता है, पहले स्टार्टिंग से नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे ये इवॉल्व होता है। कब? जब हम पैथोजन से एक्सपोज होते हैं, आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन। एंटीजन का मतलब है पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है और इसके खिलाफ जब हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेन दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव, पैसिव। देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलस। जब हम खुद ब खुद किसी एक पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि पहले हमें वो चिकन पॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। चिकन पॉक्स इन द सेंस, जिसे आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स जब हमें हो जाता है 3-4 दिन के लिए हम बीमार पड़ते हैं, एंड उस बीमारी से हमें कोई दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक अपने आप ही ठीक हो जाता है। क्यों हो रहा है? पहले हम बीमार पड़े, जैसे हम बीमार पड़ेंगे वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में फ्लो होने लगती है, मूव करने लगती है, और इनसे लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी अराइज होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। और इम्यूनिटी क्या करती है? उस पैथोजन को इरेडिकेट कर देती है। जब हमारी बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी इस पैथोजन से लड़ती है, इसी टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दैट इज डेवलप्ड बाय आवर ओन बॉडी। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी। जब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, इसका क्या मतलब है? इम्यूनिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर पर्सन और एनिमल। जब आप एंटीबॉडी को कहीं बाहर से आप इंट्रोड्यूस करते हो, आप बोलोगे एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ काम करती है। एंटीजन डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, और इस डिजीज कॉजिंग पैथोजन से लड़ने वाली चीज को हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी अगर आप अपने बाहर से प्रोक्योर करिए और हमारी बॉडी में अगर आप इंसर्ट करके बीमारी से लड़ते हो, तो हम इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी हम डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खुद डेवलप कर रहे हैं। पैसिव में क्या रहेगा? डिजीज फाइटिंग एबिलिटी हम बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, एक्टिव में हम खुद ब खुद कर रहे हैं, पैसिव में हम बाहर से प्रोक्योर कर। यही बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट, ये आपको एक चार्ट दिख जाएगा, ये आपको समझने में आसानी रहेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अलग अलग टाइप्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, आफ्टर बर्थ ये हमारी बॉडी में डेवलप होती है। ये दो टाइप की हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्टिव। एक्टिव में ध्यान दीजिएगा, इट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू अ इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब हम बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन होता है, या फिर जब हमें वैक्सीन दी जाती है, तब ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये अगेन दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे? एंटीबॉडीज विल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जैसे अभी बात करी थी, चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेचुरल बीमारी है, चिकन पॉक्स हुआ, उसके खिलाफ हम 3-4 दिन के लिए बीमार पड़ेंगे, उसके बाद अपने आप रिकवर हो जाते हैं। क्यों? एंटीबॉडीज नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, हमें उसके लिए कोई दवाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद डेवलप होती है। तो ये बन जाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल में क्या होता है। एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन। जैसे पोलियो का वैक्सीन ले लेते हैं, कोविड के वैक्सीन की बात करते हैं, मलेरिया वैक्सीन की बात करते हैं। इसमें होता क्या है? वैक्सीन का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा, वैक्सीन इज अ वीक और डेड पैथोजन। वैक्सीन के अंदर डेड या फिर वीक पैथोजन होता है। अब इससे होगा ये कि ये जब वैक्सीन हमारी बॉडी में इंसर्ट करी जाती है, उसमें वीक और डेड पैथोजन होने की वजह से वो हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन पैथोजन तो है तो सही, बीमारी कॉज नहीं कर सकता लेकिन पैथोजन तो है ना। इस वजह से होता ही है, जैसे ये कमजोर पैथोजन, वीक पैथोजन हम अपने बॉडी में इंसर्ट कराते हैं, हमारी बॉडी की जो WBCs है वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, और उन एंटीबॉडी की वजह से बीमारी से लड़ पाते हैं, और वैक्सीन इस तरीके से काम कर पाता है। जैसे अभी कोविड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करेगी। उस वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस का एक वीक फॉर्म होगा, कमजोर फॉर्म होगा। मतलब जब ये वायरस हमारी बॉडी में या फिर ये वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो हमें कोरोना होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वायरस के अंदर वो कोरोना बनाने की एबिलिटी होगी, लेकिन है तो सही वायरस। जैसे वायरस एंटर होगा, अपने आप हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, और उन एंटीबॉडीज से होगा क्या? हमें जो बाहर घूम रही कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इट डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। अगर आपने एंटीबॉडी बाहर से कहीं से डेवलप करी है, कहाँ से प्रोक्योर करी, तो हम इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन ये दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। एक एक करके डील करेंगे। एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम मदर, ये नेचुरल है। कैसे? फ्रॉम मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। जब यंग चाइल्ड मदर मिल्क को कंज्यूम करे तो मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, एंड ये नेचुरल प्रोसेस। बच्चा है तो फिर ऑफ कोर्स मदर मिल्क पे डिपेंडेंट है। तो नेचुरली क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटीबॉडीज मदर से बच्चे में ट्रांसफर हो रही। तो ये बन गया पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन नेचुरल टाइप। फिर आते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम अ मेडिसिन, एग्जांपल फ्रॉम गामा ग्लोबुलिन या फिर इन्फ्यूजन, प्लाज्मा थेरेपी का जो अभी कोविड के लिए चल रहा है, या फिर एनिमल को हम इंजेक्ट करके उससे बीमार करते हैं, फिर उसके ब्लड से एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करके हम बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। कोरोना के पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं, आपको पता ही होगा, उनसे प्लाज्मा कलेक्ट करा जा रहा है, उस प्लाज्मा को जो बीमार लोग हैं उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो रिकवर कर सके। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल तरीका है फॉर पैसिव इम्यूनिटी। हम खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रहे, किसी और से एंटीबॉडी को प्रोक्योर करके हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं और उससे हम सर्वाइव कर रहे हैं। So this type of immunity is artificial passive